हाँ जी। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है जिसमें मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं आपका जो जेके एसएसबी का जो फा का एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक को इंसर्ट किया गया है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स को कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था ज्वाइन करने के लिए। अगर नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाके आप सर्च कर सकते हैं CA लतीफ़, वहाँ आपको चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन करिए। वहाँ से PDF को डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट लीजिए और अपने साथ लेके इसको बैठिए। बट जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको मेरी बातों को समझना है, उसको अंदर जाने दीजिए। ठीक है, जब मैं आपको बोलूंगा कि ये नोट करना है तभी आपको नोट करना है, क्योंकि आपका पेपर जो है वो MCQ बेस्ड है। तो आपको थियोरी तो लिख के आनी नहीं है, तो छोटे छोटे जो पॉइंट्स होंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसको आपको बिल्कुल कैप्चर करके चलना है अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाँ, तो टॉपिक है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें आपको चीज कॉमन दिख रही होगी, टैक्स। तो पहले समझते हैं टैक्स क्या होता है, फिर समझेंगे हम डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो टैक्स टैक्स क्या होता है? देखिए, हम सब लोग जो है हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ फैसिलिटीज लाए, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अच्छे अच्छे लेकर आए, गवर्नमेंट स्कूल अच्छे लेकर आए, हमारे लिए अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स लेकर आए, जैसे कि JKSSB लेकर आए हैं आपके लिए। तो गवर्नमेंट से हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट ओन करे, वो होती है जैसे कि वो हेल्थ केयर में अच्छा करे, जैसे सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल्स खोले, सरकारी स्कूल्स खोले, सरकारी नौकरियां निकाले, और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि आपके लिए डैम हो गया, आपके लिए रोड्स हो गए, फ्लाईओवर्स हो गए, हाईवेज हो गए, वो बनाए। हमारे सोशल सिक्योरिटीज़ हो गए, जैसे कि कैमरेज लगे हुए हैं आजकल रोड्स पे, सोशल सिक्योरिटी, पुलिस वाले हर जगह खड़े होते हैं आपकी सोशल सिक्योरिटी करने के लिए। तो ये सारी हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है हम चाहते हैं कि हर एक गवर्नमेंट ओन करके चले, बट इनके पीछे लगता है फाइनेंस, लगता है पैसा। तो पैसा वो कहाँ से आएगा? तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट के पास क्या गवर्नमेंट की कोई फैक्ट्री खोल रखी है कि जहाँ से वो इनकम अर्न करेगी और आपके ऊपर लगा रही है? नहीं। क्या गवर्नमेंट किसी के लिए नौकरी करती है कि जहाँ से वो सैलरी इनकम कमा रही है और आपके ऊपर लगाएगी? नहीं। तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो आएगा कहाँ से? तो गवर्नमेंट के पास जो पैसे का सोर्स है, जो प्राइमरी सोर्स है, वो है टैक्सेशन। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट आपसे एक हाथ से टैक्स लेती है और वही दूसरे हाथ से आपके ऊपर ही उस चीजों को लगा देती है, उन पैसों को। तो गवर्नमेंट का प्राइमरी सोर्स क्या है? टैक्सेशन। ठीक है, गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है थ्रू वन हैंड, एंड दूसरे हाथ से आपको आपके ऊपर ही उन चीजों पे लगा देती है। बट क्या कोई भी इंसान अपने हार्ड अर्न मनी से, अपने मेहनत की खून पसीने से कमाए हुए पैसे किसी को देना चाहेगा? नहीं। तो इसलिए टैक्सेस को क्या बोला गया कि दे आर कंपल्सरी और दे आर एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू बाय पब्लिक। मतलब हम लोग से गवर्नमेंट कंपल्सरीली कुछ पैसा लेती है, जो मैंडेटरी है, जिसको हम कंपल्सरी एक्सटॉर्शन भी बोलते हैं कोई लोग। तो ये जो कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन हमें करना पड़ता है गवर्नमेंट को, उसका नाम है टैक्स। कई लोग इसको बोलते हैं कि दिस आर ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। मतलब अगर आप किसी सोसाइटी में जी रहे हैं तो आपके जीने के ऊपर जो खर्च लग रहा है आप टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देते हैं। बट आप बोलेंगे सर हम भी तो जी रहे हैं, हम तो टैक्स देते ही नहीं है गवर्नमेंट को। बेटा, आपको लगता है कि आप देते नहीं हो, बट आप लाखों का टैक्स अभी तक दे चुके हो। आप जिस मोबाइल हैंडसेट पे आप ये वीडियो देख रहे हो, आपने जब वो खरीदा होगा तो आपने उसके ऊपर टैक्स पे किया होगा गवर्नमेंट को। आप जिस लैपटॉप पे अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो अगर ये सेशन, तो जिस लैपटॉप आपने जब खरीदा तो आपने गवर्नमेंट को इसके ऊपर टैक्स पे करके चला। आप कुछ भी खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, आप बाइक खरीदते हो, साइकिल खरीदते हो, आप कुछ भी खरीदते हो, आप उसके ऊपर टैक्स पे करते हो। ठीक है, तो आपने टैक्स पे किया है। ठीक है, आप फ्री में नहीं जी रहे हो इस सोसाइटी में। सो गवर्नमेंट किस तरीके से आपसे लेगी? गवर्नमेंट के पास दो रास्ते हैं लेने के लिए। या तो वो आपके इनकम के ऊपर टैक्स लगा दे,
जैसे कि अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपके ऊपर इनकम पे लगा देगी, कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर लगा देगी, या वो आपसे ले रही है इसके थ्रू गुड्स के ऊपर टैक्स लगा के, सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगा के आपसे ले रही है। ठीक है, तो आप जो टैक्स अभी तक पे करके आ चुके हो वो आप सेकंड फेज के थ्रू पे करके आ चुके हो, थ्रू गुड्स। जब आप किसी से लेते हो, कोई सर्विसेज लेते हो, तो आप उसमें टैक्स पे करके आ चुके हो। ठीक है, तो दिस इज वाई वी पे टैक्स। हमको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम चाहते हैं गवर्नमेंट फुलफिल करे, कुछ हमारी विशेष फुलफिल करे, जिसके लिए हमको रेवेन्यू चाहिए, उसके लिए हम टैक्स पे करके चलते हैं। ऑल्दो हम उसको देना नहीं चाहते हैं, बट वी हैव टू मेड इट बिकॉज इट इज कंपल्सरी इन लॉ। ठीक है, सो दिस इज टैक्स। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जहां पे टैक्स का बर्डन डायरेक्टली उस इंसान पे पड़ता है जो वो इनकम को अर्न कर रहा है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जहां पे वो टैक्स का बर्डन खुद बॉर्न कर रहा है। लेट्स सपोज अगर मैं कोई इनकम अर्न कर रहा हूं, मैं अगर सैलरीड हूं, मुझे सैलरी मिल रही है, तो मैं अपनी सैलरी पे खुद टैक्स पे कर रहा हूं, तो वो मेरे लिए डायरेक्ट टैक्स है। तो सैलरी पर हम टैक्स कैसे पे करते हैं? थ्रू इनकम टैक्स। सो इनकम टैक्स हमारे लिए इनकम टैक्स इनकम टैक्स जो है इधर डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि जो हम अर्न कर रहे हैं हम खुद गवर्नमेंट को पे करके चल रहे हैं, वो हमसे डायरेक्टली रिकवर किया जा रहा है। ठीक है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जहां पे हम इनकम अर्न नहीं कर रहे हैं बट हम टैक्स दे रहे हैं। कैसे? जैसे आपने मोबाइल खरीदा, आप जो मोबाइल खरीदते हो तो आप उसके ऊपर जीएसटी पे करते हो। सेल किसने किया? सप्लायर ने। इनकम किसकी? सप्लायर की। बट टैक्स कौन बियर कर रहा है? कस्टमर। अगर 100 रुपए का मोबाइल है, उसके ऊपर 18% का टैक्स, वो 118 रुपए वो आपसे लेगा। वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपसे कलेक्ट कर रहा है और गवर्नमेंट को सबमिट कर देगा। तो जहां पे इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट जो होता है वो दो डिफरेंट पर्सन पे होता है, जैसे कि सप्लायर और आपके बीच में। ठीक है, वो आपसे टैक्स रिकवर करता है, वो उसने अपना बर्डन आपके ऊपर पास ऑन किया, जो कि आपने अल्टीमेटली आपने उसको बियर किया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मैं आपको बोलूंगा नोट करने के लिए, वो है प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड रिग्रेसिव इन नेचर। तो प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है बेटा? कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स का अमाउंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, और रिग्रेसिव का मतलब क्या है? रिग्रेसिव का मतलब है कि भले ही आप अमीर हो या गरीब हो, आपके ऊपर सेम रेट का टैक्स लगाया जाएगा। तो अगर कोई मोबाइल एक गरीब से गरीब बंदा खरीदने जाए, जिस प्राइस पे उसको बिक रहा है उस पे वही रेट लगेगा, चाहे वो अमीर से अमीर बंदा खरीदने जाए तो उस पे वही रेट लग के चलेगा। तो डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। ठीक है, तो हमने यहां पे समझा डायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है बेटा, तो यहां तक हमको क्लियर हो गया कि टैक्स क्या होता है और डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इस लॉ को एनफोर्स करने के लिए, इसको एडमिनिस्टर करने के लिए कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोई बोर्ड तो सेटअप करेगी ताकि वो उसके ऊपर उसको लोगों को प्रॉपरली एनफोर्स करे, प्रॉपर कलेक्शन इंश्योर करे। कोई अगर फ्रॉड करता है उसके ऊपर कोई एक्शन लेके चले, उस पर कोई लॉ बनाए, अमेंडमेंट्स लेकर आए। तो सीबीडीटी इज अ बोर्ड। ठीक है, ये बोर्ड फॉल करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर, तो फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। तो जैसे कि आप नाम से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स लिखा है। तो डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स को कौन एडमिनिस्टर कर रहा है बेटा? सीबीडीटी। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ सकता है? जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये चीज जरूर याद रखना, पेपर में पूछ सकते हैं आपको कि इनकम टैक्स कौन एडमिनिस्टर करता है, तो आपको वहां पे क्या मार्क करना है? सीबीडीटी। डायरेक्ट टैक्स आप नाम पढ़ के ही समझ सकते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सीबीडीटी क्या करती है? सारे लेवी एंड कलेक्शन ऑफ ऑल द डायरेक्ट टैक्सेस कौन मैटर हैंडल करता है? सीबीडीटी। एंड इनडायरेक्ट जो भी होगा कौन हैंडल करेगा? सीबीआईसी। शॉर्ट फॉर्म है सीबीआईसी, इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। तो बेटा यहां तक तो थी इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स की बातें।
अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब हम पहले डायरेक्ट टैक्स को पढ़ के चलेंगे, इसके बाद हम इनडायरेक्ट टैक्स को देखेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेस, जिसके अंदर आता है ओनली इनकम टैक्स। इसके अंदर बाकी भी लॉज थे, पहले वेल्थ टैक्स था, गिफ्ट टैक्स था। वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स जो था वो अबॉलिश हो चुका है अब। एंड गिफ्ट टैक्स को तो दे हैव मेड अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स बाय इंसर्टिंग सम रिलेवेंट प्रोविजंस, तो वो इनकम टैक्स का पार्ट बन गया। तो नाउ वी हैव ओनली इनकम टैक्स एज अ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, नाउ वी विल सी कि इनकम टैक्स के इनकम टैक्स के पास कहां से अथॉरिटी मतलब कहां से उनको पावर मिली है टू लेवी इनकम टैक्स ऑन द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक एक्ट बना है इनकम टैक्स एक्ट, उसका ईयर आप नोट कर लीजिए 1961। तो दिस इज द एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसके अंदर सेक्शन नंबर 4 इंसर्ट किया गया है सॉरी, जहां से गवर्नमेंट को पावर दी गई है टू चार्ज इनकम टैक्स ऑन द इनकम्स। ठीक है, दिस इज द चार्जिंग सेक्शन। ये जो पैराग्राफ है बेटा, ये वाला पैराग्राफ इज द होल क्रक्स जो हम बेसिक्स में समझने वाले हैं। हम अब से लेके इनकम टैक्स में पूरा सिर्फ इसी 2 पैराग्राफ को इलेबोरेट करेंगे और हमारा बेसिक कवर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कहीं किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, ये मैंने अपने गुरु से सीखा था, ये मैं आपको पास ऑन कर रहा हूं। ठीक है, तो इसमें अब हम जो भी मैंने बोल्ड किया हुआ है, हम इस पूरे हर एक बोल्ड के मतलब को समझ के चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको शुरू करें। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं कि इनकम टैक्स एक्ट में 2 कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई किया गया है, एक तो असेसमेंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर। ठीक है, सो बेटा असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के पहले बात देखते हैं। असेसमेंट ईयर क्या होता है एंड प्रीवियस ईयर क्या होता है। ठीक है, असेसमेंट ईयर के डेफिनेशन में बोला गया है कि ये पीरियड जो होता है ये मैंडेटरीली 12 महीने का होता है, जो शुरू होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को। ठीक है, ये ईयर जो होता है फाइनेंशियल ईयर होता है, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। सर असेसमेंट ईयर में हम करते क्या है? असेसमेंट ईयर में बेटा हमने जो इनकम अर्न करी है प्रीवियस ईयर में, उसको हम असेस करते हैं, उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं और उसको पे ऑफ करके चलते हैं। ठीक है, तो बेटा इससे आप एक मौका मतलब निकाल सकते हो कि असेसमेंट ईयर हमेशा इमीडिएटली किसके बाद आएगा? प्रीवियस ईयर के बाद। सो हमेशा हर प्रीवियस ईयर के बाद क्या आएगा? हर प्रीवियस ईयर के बाद एक असेसमेंट ईयर आएगा। तो हर एक असेसमेंट ईयर के पहले क्या आएगा? हर एक असेसमेंट ईयर के पहले प्रीवियस ईयर आएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन देख के चलते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है कि इट मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। तो हर साल जो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और जो खत्म हो रहा है 31 मार्च को, वो असेसमेंट ईयर है। ठीक है, इसमें हम इनकम जो भी हमने अर्न करी होती है प्रीवियस ईयर में, वो हम असेस करके चलेंगे। ठीक है, मैंडेटरीली 12 महीने का होता है, ये मैंडेटरीली 12 महीने का पीरियड होगा। ठीक है बेटा, ये 2 मिनट दो मेरे को ना, थोड़ा सा इसमें टेक्निकल एरर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ड्यूरेशन पीरियड ऑफ 12 मंथ का होता है। ठीक है, रिलेशन क्या होगा प्रीवियस ईयर के साथ? मैंने बताया था आपको, हमेशा इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के बाद आएगा। प्रीवियस ईयर के बाद आएगा मतलब पहले प्रीवियस ईयर आएगा, आप पहले इनकम अर्न करोगे, फिर असेसमेंट ईयर में आप जाके उसकी असेस करोगे, जो भी इनकम बनी आप उसके ऊपर टैक्स बना के आपकी चलना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ओके। तो फिर हम आते हैं प्रीवियस ईयर में। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है सर? तो बेटा प्रीवियस ईयर एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो हमेशा असेसमेंट ईयर से पहले फॉल करेगा, हमेशा प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर आएगा और हम प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करके चलते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू बन सकता है इस पे कि आप इनकम किस ईयर में अर्न करते हो, प्रीवियस ईयर में और असेसमेंट ईयर में, तो यू हैव टू चूज प्रीवियस ईयर। ठीक है, यह हमने कवर कर लिया। नाउ आपको मैंडेटरीली फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना है, मैंडेटरीली फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना है फॉर द प्रीवियस ईयर।
ठीक है, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि 12 महीने का मैंडेटरीली होता है, असेसमेंट ईयर मैंडेटरीली 12 महीने का होता ही होता है। प्रीवियस ईयर कैन बी 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ, बट यू हैव टू फॉलो फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, हमेशा 1 अप्रैल से ही प्रीवियस ईयर शुरू होगा 31 मार्च पे खत्म हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आप इनकम कब से अर्न करना शुरू कर रहे हो। लेट्स सपोज कि आपने इंशाल्लाह JKSSB का एग्जाम क्लियर कर लिया, ठीक है, आपकी जॉब शुरू हो गई लगा लो 1 दिसंबर 2021 से, ठीक है। तो बेटा किस ईयर में फॉल कर रही है, किस प्रीवियस ईयर में फॉल कर रही है? ये प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ सर? ये तो हो गया 21-22, ठीक है। तो सर तो क्या मेरा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से शुरू हो गया? नहीं, आपका प्रीवियस ईयर शुरू हुआ 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक खत्म हो जाएगा। तो सर क्या ये 4 महीने का हो सकता है? हाँ बेटा, प्रीवियस ईयर कैन बी 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ, ठीक है। सर तो प्रीवियस ईयर तो मैंने इनकम अर्न करी, तो मेरा असेसमेंट ईयर क्या होगा? असेसमेंट ईयर आप बताओ, असेसमेंट ईयर क्या होना चाहिए? असेसमेंट ईयर 22-23, करेक्ट। चलिए, अब आप फर्स्ट प्रीवियस ईयर, अब लेट्स सपोज आपने कोई बिजनेस सेटअप किया, तो आपके लिए फर्स्ट प्रीवियस ईयर उस बिजनेस का कब से बनेगा? तो लॉ बोलता है वो शुरू हो जाएगा जिस दिन आपका बिजनेस सेटअप हो गया है, ठीक है। बिजनेस सेटअप हो गया आपका, वहां से शुरू हो जाएगा, खत्म कब होगा? 31 मार्च ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, जो भी होगा 31 मार्च में वो खत्म हो जाएगा उसके, ठीक है। और अगर सर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चलता आ रहा है, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। एग्जांपल ले लीजिए, अगर मान लीजिए आपने कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, न्यू बिजनेस है आपके पास, आपने इसको स्टार्ट किया 1 दिसंबर 2021 को, तो पहला प्रीवियस ईयर क्या बनेगा बेटा? हाँ जी, तो आपका फर्स्ट ईयर क्या होगा? फर्स्ट ईयर आपका जो होगा वो होगा 31 मार्च 2022, ठीक है। लेकिन जो आपका सेकंड ईयर जो आपका होगा, सेकंड प्रीवियस ईयर जो आपका होगा, वो कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23। तो बेटा फर्स्ट प्रीवियस ईयर जब भी शुरू होगा फॉर अ न्यू सेटअप, फॉर अ न्यू बिजनेस, विल स्टार्ट फ्रॉम द डे ऑफ सेटिंग अप टिल 31 मार्च ऑफ इमीडिएटली नेक्स्ट प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। जैसे कि लेट्स सपोज अगर आपका 1 फरवरी को शुरू हुआ, तो जो भी नेक्स्ट 31 मार्च आने वाला है वो वहां तक आपका प्रीवियस ईयर जाएगा। अगर 1 फरवरी शुरू हुआ 31 मार्च तक खत्म, 2 महीने का प्रीवियस ईयर, तो 2 महीने की प्रीवियस ईयर को नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में असेस करो, उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकालो और पे ऑफ करो, ठीक है। लेकिन अगर जो भी बिजनेस आपका ऑलरेडी चलता आ रहा है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ठीक है। 12 महीने की इनकम उसके नेक्स्ट 12 महीने में एसेस करनी है इन द असेसमेंट ईयर, उसका टैक्स लायबिलिटी निकालनी है और पे ऑफ करनी है। तो आई होप आपको असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर इज क्लियर, ठीक है। तो अब मैं आपको बुक से रीड करा देता हूं, ठीक है, जहां पे भी आपको देखिए यहाँ पे बिजनेस अगर कोई भी न्यू सेटअप किया है तो सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस, जहां पे भी अगर नया सोर्स ऑफ इनकम आपका आया है, तो जिस दिन वो सोर्स ऑफ इनकम आया होगा वहां से लेके 31 मार्च जो भी अगला आने वाला है, ठीक है ना। अब हम असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर तो हमारा पूरा हो गया। अब हम समझेंगे, हम दोबारा अपने उसमें आते हैं, उसी नोट में। हाँ, तो यहाँ पे हमने देख लिया असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर क्या होता है। यहाँ पे पहला वर्ड हमारा आ रहा है एवरी पर्सन। तो सर पर्सन का मतलब क्या है, हम देखते हैं पर्सन का मतलब क्या है। आइए, तो इस इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने पर्सन्स को डिफाइन किया है 7 कैटेगरी में। कितने में? 7 कैटेगरी। बेटा इस पे एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है, कि कितने कैटेगरी ऑफ पर्सन हैज बीन डिफाइंड इन इनकम टैक्स एक्ट। आपको क्या मार्क करना है? 7 में कौन से? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, कंपनी एंड एक एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन नॉट कवर्ड इन अबव मेंशन्ड पर्सन्स, ठीक है। तो 7 आपको ये याद करके चलने हैं, ठीक है। हम 1 बाय 1 हर एक की डेफिनेशन समझ के चलेंगे। दोबारा बोलूं मैं, 7% कौन से? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट कवर्ड अबव।
ठीक है। तो अब इंडिविजुअल क्या है? इंडिविजुअल है दोस्तों, इंडिविजुअल का मतलब कोई भी नेचुरल पर्सन, जैसे आप, जैसे मैं, नेचुरल ह्यूमन बीइंग, जो भी ह्यूमन बीइंग है हम उसको इंडिविजुअल बोलते हैं। ठीक है। तो सर इंडिविजुअल में क्या बच्चे भी आएंगे? हाँ, माइनर भी इंडिविजुअल में आते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर माइनर की इनकम को, अगर कोई माइनर बच्चा है, अगर कोई वो इनकम अर्न कर रहा है अपने मैनुअल वर्क से या अपने टैलेंट से, लाइक टैलेंट शो में जाता है या कोई मूवी करता है, वहां से कोई इनकम अर्न करता है, तो वो कैसे असेस होगा? माइनर तो किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो सकता, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसी भी एक कहीं भी लायबल नहीं हो सकता। तो उसकी इनकम कौन से गार्जियन में क्लब होगी, गार्जियन में कौन गार्जियन होगा, वो सब चीजें हैं हमारे एक्ट में, बट हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत डीप हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। तो माइनर भी आपका इंडिविजुअल है। ठीक है। ये सब पर्सन आपके इंडिविजुअल में फॉल करते हैं। नेचुरल पर्सन जो भी होगा वो इंडिविजुअल में फॉल करके चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा होता है? नेक्स्ट है हमारा HUF। बेटा HUF जो होता है ना, HUF एक हिंदू लॉ में डिफाइन किया गया है कि जैसे ही एक बंदा मैरिज करता है ना, तो वो HUF ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है एज पर हिंदू लॉ। बट इनकम टैक्स एक्ट में अगर आप HUF को लेकर आना है, आपको HUF का फायदा उठाना है, तो आपको एक पैन लेना पड़ता है। पैन क्या होता है मैं आपको आगे बता के चलूंगा। एक अलग उसकी एंटिटी क्रिएट करनी पड़ती है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, आप ये समझ लीजिए बस। तो HUF मतलब क्या? HUF मतलब एक कोई भी ऐसी फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो अपने सारे इनकम को एक जगह पूल करते हैं पूरी फैमिली, और फिर वो उस इनकम के ऊपर असेस करते हैं और फिर टैक्स लायबिलिटी पे ऑफ करके चलते हैं। ठीक है। ये इसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं, बुद्धिस्ट, जैन, सिख्स भी अपना HUF बना सकते हैं। ठीक है। एक बंदा कभी भी HUF नहीं बना पाएगा, हमेशा फैमिली के थ्रू ही आपकी HUF बन के चलती है। एंड फैमिली मीन्स जैसे ही आपकी मैरिज हुई, आपकी वाइफ आई, देन यू कैन क्रिएट अ HUF। ठीक है। तो सेकंड पर्सन इज HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नाउ थर्ड इज कंपनी। नाउ कंपनी कैन बी डोमेस्टिक कंपनी, कैन बी फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी कौन सी? जो भी कंपनी, इंडियन कंपनी, जो इंडियन लॉ के हिसाब से क्रिएट हुए हैं। जैसे कि कंपनीज जो होती हैं वो किसमें क्रिएट होती है? कंपनीज एक्ट के अंदर। कंपनीज एक्ट कहाँ का लॉ है? इंडियन लैंड का लॉ है। तो कोई भी कंपनी जो क्रिएट हुई है किसी भी लॉ के, इंडियन लॉ के, इंडियन लैंड के लॉ के थ्रू, वो डोमेस्टिक कंपनी। और कोई भी कंपनी जो फॉरेन लैंड के लॉ के थ्रू क्रिएट होगी वो हो जाएगी फॉरेन कंपनी। ठीक है। तो ये हमारी हो गई कंपनी। फिर आते हैं बेटा फर्म। फर्म क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में हम क्या होते हैं? इंडिविजुअल्स आते हैं और क्लब करके एक पार्टनरशिप फर्म को एग्जिस्ट करते हैं जहां पे वो बिजनेस करते हैं। ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट ने उसको एक लीगल एंटिटी बताया है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर फर्म के ऊपर हम अलग से टैक्स लगाते हैं, पार्टनर्स जो होते हैं उसके ऊपर एक अलग से टैक्स लगता है। ठीक है। अब एज पर इनकम टैक्स LLP एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है। आपको आपके अकाउंट से सर ने बताया होगा। इनकम टैक्स एक्ट में वेरेवर हम यूज करते हैं वर्ड फर्म, इट मींस इट इंक्लूड्स LLP ऑल्सो। नाउ व्हाट इज AOP एंड व्हाट इज BOI? अगर मैं बताऊं AOP एंड BOI के बीच में डिफरेंस, तो एसोसिएशन ऑफ पर्संस, पर्सन मतलब कौन से? जो साथ हमने डिफाइन करे गए हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो AOP मतलब पर्संस। तो जहां पे कोई भी पर्सन, लाइक अगर कोई भी कंपनी, कोई इंडिविजुअल, कोई HUF अगर मिलकर एक कोई एंटिटी बनाती है जिसमें उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करने का, तो उनको उस बॉडी को जो लीगल एंटिटी क्रिएट हुई है उसको बोलेंगे हम AOP। ठीक है। और जहां पे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, जहां पे सिर्फ इंडिविजुअल्स लाइक नेचुरल पर्सन है, आप और मैं, अगर ये आके कोई एक बॉडी बनाते हैं जहां पे उनका इंटेंशन हो सकता है प्रॉफिट अर्न करने का हो, ना करने का हो। ठीक है। अगर वो कुछ बनाते हैं कोई सेपरेट एंटिटी, उसको हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो इनके ऊपर क्या टैक्स लायबिलिटी है, क्या टैक्स बनेगा, हम आगे देख के चलेंगे। ठीक है। तो AOP BOI का डिफरेंस सिंपल है। जहां पे सिर्फ इंडिविजुअल्स आते हैं कैन बी मेंबर, जहां पे सिर्फ इंडिविजुअल मेंबर बन सकते हैं वो उसको बोलेंगे हम BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। जहां पे अदर देन इंडिविजुअल्स भी मेंबर बन सकते हैं, लाइक कंपनी, लाइक फर्म, लाइक HUF, उनको हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्संस। ठीक है। बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्संस। नाउ सिक्स हमारा जो पर्सन की कैटेगरी में फॉल करते हैं वो है लोकल अथॉरिटी। अब लोग सर लोकल अथॉरिटी पे भी टैक्स लगता है? हाँ बेटा,
लोकल अथॉरिटी के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्टेड टैक्स लगता है, बट टैक्स लगता है जो भी वो ट्रांजैक्शंस करती हैं दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है। तो लोकल अथॉरिटी होता क्या है? लोकल अथॉरिटी का मतलब बेटा एक म्यूनिसिपल कमिटी या कोई भी जैसे कंटोनमेंट बोर्ड होती है, जैसे अंबाला कैंट, जैसे दिल्ली कैंट, तो वो जो कैंट बोर्ड होती है, ठीक है, कोई भी पंचायत कंटोनमेंट बोर्ड, इसको हम लोकल अथॉरिटीज बोलते हैं, और इनके ऊपर भी टैक्स लग के चलता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन नॉट कवर्ड अबव। सर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अब आपने बताया कि सिर्फ इंडिविजुअली नेचुरल होते हैं, तो कंपनी भी तो हुई। हाँ बेटा, कंपनी भी हुई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है, फर्म भी हुई, आपकी एचईएफ भी हुई, बट बेटा वो तो ऊपर कवर हो गई ना, यहाँ पे वो कवर होगी जो कवर नहीं हुई, ठीक है। जो ऊपर कवर नहीं हुई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, वो यहाँ कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो दीज आर नॉट नेचुरल पर्सन, दे हैव अ सेपरेट एंटिटी इन द आई ऑफ द लॉ, ठीक है। सर इसमें क्या फॉल कर सकता है बेटा? आपका जैसे भगवान भी एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, तो उस पे उनके ऊपर भी टैक्स लग सकता है। सर भगवान भी टैक्स पे करते हैं? हाँ बिल्कुल पे करते हैं। कैसे पे करते हैं? थ्रू ये पंडित्स जो होते हैं, जो मौलवीज जो होते हैं, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, ये टैक्स भरते हैं थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। बट एक इनकम टैक्स एक्ट में एक कॉन्सेप्ट है चैरिटेबल ट्रस्ट का, जिसके थ्रू अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू कोई रिलीजियस एक्टिविटीज करते हो तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। इसीलिए आपने कभी सुना नहीं होगा कि कोई भगवान भी टैक्स पे कर रहे हैं, बट इनके ऊपर भी टैक्स लेवी किया गया है, बट एग्जेम्पशन का भी एक अलग कॉन्सेप्ट इनको दिया गया है, ठीक है। तो मेजर जो भी बड़े बड़े मंदिर हैं, मस्जिद हैं, उनके बाद उन्होंने अपने आप को चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट के अंदर, या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट जो एक कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, वो रजिस्टर करवाया हुआ होता है अपने आप को, ठीक है। तो यहां से हमारे जो 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन से वो कवर होते हैं। पहला कौन सा? इंडिविजुअल। दूसरा कौन सा? इंडिविजुअल एचयूएफ। थर्ड इज फर्म, फोर्थ इज कंपनी, फिफ्थ इज एओपी बीओआई, सिक्स्थ इज लोकल अथॉरिटी एंड सेवंथ इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट कवर्ड अबव, ठीक है। ये 7 बेटा नाम बिल्कुल याद करके चलना है, आपको क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या आज कवर किया? असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड पर्सन की डेफिनेशन, ठीक है। टोटल इनकम तो हम थोड़ा आगे देखेंगे, बट इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एसएससी का मतलब क्या होता है, ठीक है। एसएससी की डेफिनेशन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एसएससी का मतलब एसएससी तो एसएससी वो होता है जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जिसकी इनकम टैक्स की लाइबिलिटी होती है, वो इनकम टैक्स पे करता है, ठीक है। तो अगर मेरी इनकम अर्न कर रहा हूँ, उस पर लाइबिलिटी बन रही है, अगर मैं रिटर्न भर रहा हूँ, टैक्स पे ऑफ कर रहा हूँ, तो मैं एसएससी हूँ, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने सिर्फ ये लाइन बोली होती तो आपको क्या लगता है कि इंडिया के लोग क्या टैक्स भर रहे होते? वो तो ये बोलते हैं ना, मैं टैक्स ही नहीं भरूंगा तो मैं एसएससी नहीं हूँ, और मैं एसएससी ही नहीं हूँ तो मेरे ऊपर इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं होगा। नहीं, तो गवर्नमेंट ने उन लोगों को जो इनकम अर्न कर रहे हैं बट फिर भी रिटर्न नहीं भर रहे हैं, टैक्स नहीं भर रहे हैं, उनको कवर करने के लिए इसमें ये भी बोल दिया कि जिसके ऊपर हम कोई प्रोसीडिंग्स चला देंगे। लेट्स सपोज अगर गवर्नमेंट के पास कोई प्रूफ मिल जाता है कि आपकी कोई इनकम है बट आप रिटर्न नहीं भर रहे हो, टैक्स नहीं भर रहे हो, तो गवर्नमेंट उस प्रूफ के अकॉर्डिंगली ना आपके ऊपर कोई केस, आपके ऊपर असेसमेंट कर सकती है, आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स ला सकती है। तो द मोमेंट डिपार्टमेंट ने आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिए, आप एसएससी बाय डिफॉल्ट बन गए, ठीक है, आप एसएससी बन गए। तो बाय विद दिस सेकंड पॉइंट, जहाँ पे भी आपके ऊपर अगर कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो आप एसएससी बन जाते हो, ठीक है। एंड पहला पॉइंट वही हो गया, जहाँ पे कोई भी टैक्स या कोई भी आपको मनी आप अगर पेबल आपके अगेंस्ट है, आपको कुछ पे करना है, तो एसएससी बन जाते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज बेटा कि जहां पे आप दूसरे के इनकम के लिए आप लायबल हो। अब लोग सर ये ऐसे कैसे कि दूसरे के इनकम के लिए मैं कैसे लायबल हो गया? बेटा मानते हैं, देखो अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, आपके पास घर था, आपने इसको रेंट पे चढ़ाया, आपने बट ये बोलते कि ये जो भी रेंट है मेरे दोस्त के अकाउंट में जाएगा, मेरा दोस्त इसकी इनकम यूज करेगा, ठीक है। आपने ये इनकम ट्रांसफर कर दिया अपने दोस्त को, ठीक है। तो हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है क्लबिंग का, ठीक है। क्लबिंग के अकॉर्डिंगली वो क्या बोलते हैं कि जहां पे आपने सिर्फ इनकम ट्रांसफर करी है लेकिन उसका अंडरलाइंग एसेट ट्रांसफर नहीं किया, वो इनकम आपकी ही मानी जाएगी, ठीक है। तो भले ही आपने वो उस रेंटल इनकम को अपने दोस्त के नाम पे कर दिया, बट क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपकी है, वो आपके ही हैंड में टैक्सेबल होगा, आपको ही उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये थर्ड प्रोविजन लाया गया है कि जहां पे भी आप असेसिबल होते हो दूसरे की इनकम के लिए, ठीक है।
यहाँ पे हमने बोला है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एसेट्स या फिर इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। मैंने बताया था आपको कि माइनर चाइल्ड का भी प्रोविजन है, जहाँ पे माइनर चाइल्ड अगर कोई इनकम अर्न करता है तो गार्जियन के हाथ में टैक्स होता है, तो वहां पे भी क्या हो रहा है, अब वो दूसरे के इनकम के लिए टैक्सेबल हो रहा है, तो वो भी एसएससी माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे होता है जहाँ पे आप डीम टू बी एन एसएससी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। लाइक लेट्स सपोज अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी रिटर्न भरने के लिए आपको आप उसके लिए जो भी बाय कॉमन प्रैक्टिस क्या होता है, जो भी एल्डेस्ट सन होता है वो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनता है और उनकी आईटीआर, उनकी टैक्स लायबिलिटी पे ऑफ करके चलता है। तो उस इंसान के लिए जो अब दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए उनका जो एल्डेस्ट सन था वो असेसिबल हो गया, तो ही इज बिकम एन असेसी नाउ। नाउ थर्ड इज एसएससी इन डिफॉल्ट, सॉरी फिफ्थ इज एसएससी इन डिफॉल्ट। तो एसएससी इन डिफॉल्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा आता है टीडीएस के थ्रू। ठीक है बेटा, एक ना कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स के अंदर टीडीएस है, जहां पे क्या करना होता है, जिसका फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको कोई भी अगर आप कोई एक्सपेंस इंकर कर रहे हो ना, आप कोई भी अगर एक्सपेंस इंकर कर रहे हो और अगर वो इस टीडीएस के प्रोविजन के अंदर फॉल करता है, तो आपको वो जो आप पेमेंट उसको करोगे सामने वाले बंदे को, उसमें से कुछ अमाउंट जो होगा, कुछ अमाउंट को आप विदहोल्ड कर लेते हो। ठीक है, विदहोल्ड कर लेते हो, बैलेंस उसको दे देते हो, और वो जो विदहोल्ड अमाउंट है वो आप किसको देते हो, गवर्नमेंट को। ठीक है, जो एट द एंड इसी बंदे के नाम पे क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत बहुत ही ब्रॉड मैंने आपको ओवरव्यू दिया है टीडीएस का। ठीक है, ये अब हम डिटेल में कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत डीप हो जाएगा, आपके लिए इतना रिलेवेंट नहीं है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आप ये चीज, ये जो काम है, ये अगर आप नहीं करते हो, ठीक है, तो वो आप क्या बन गए, आप एसएससी इन डिफॉल्ट बन गए, तो आप भी एक एसएससी बन गए और आपके ऊपर ये पूरा इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा एसएससी क्या होता है। ठीक है, एसएससी कौन हो गया, एसएससी वो हो गया जिसके अगेंस्ट में कोई भी टैक्स पेएबल है। दूसरा, एसएससी वो हो गया जिसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी। तीसरा, एसएससी वो हो गया जो दूसरों के इनकम के लिए भी लायबल है। चौथा, एसएससी कोई अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनता है किसी दूसरे इंसान का, ठीक है, वो एसएससी बन जाता है। पांचवा, अगर आप एसएससी इन डिफॉल्ट हो गए तो आप बाय डिफॉल्ट एसएससी बन गए। ठीक है, तो ये 5 हमारे पॉइंट्स कवर होते हैं एसएससी की डेफिनेशन के अंदर। ठीक है बेटा, आओ दोबारा अपना वही क्रक्स देख के चलते हैं, हमने जो देखा था। हाँ, ये रहा। ठीक है, तो एवरी पर्सन, हमने पर्सन देख लिया क्या होता है। टोटल इनकम में आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। मैक्सिमम अमाउंट विच इज चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है, इज एन असेसी, वो असेसी होता है। ठीक है, अब हमको ये देखना है मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, हमारी ऑलमोस्ट ये क्लास 40 मिनट्स की हो गई है, तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सेक्शन में हम इस टॉपिक को कवर करके चलेंगे। तब तक आप जो भी हमने आज कवर किया है इस नोट्स में, दोबारा इसको पढ़ना अच्छे से। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप हमको टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, मैंने आपको पहले ही बोला था उसको ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, और हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, इस टॉपिक को आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट सेशन में इनकम टैक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा लेंदी भी होता है तो प्लीज़ बियर विद मी, हम करेंगे इसको पूरा। नेक्स्ट सेशन में इनकम टैक्स पूरा कर देंगे ताकि हमारे पास नेक्स्ट 2 सेशंस में जीएसटी रहे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो बेटा इसको लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ ताकि उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल के चले। ठीक है, टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।